गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होइएगा। और हम लोग होली के बाद ये लगातार एक दो क्लासेस हो रही है। तो आपको जैसे कि कल मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बताया, तो अभी भी ये वो अभी आपके साथ टोटली ये लाइव नहीं हुआ है, तो ये क्लास भी रिकॉर्डेड रहेगा। तो जैसे आपको कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कि क्या है, और फिर हम लोग उससे आगे बात करेंगे। तो आज देखिए, आज जो हम लोग जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, कल वेडनेसडे के क्लास में। और होली के बाद कल ही एक क्लास हुई थी वेडनेसडे को, और आज दूसरी है। तो आज जो हमारा क्लास है इसमें है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषण। और इसके अंतर्गत हम लोग दो चीजों के बारे में देखेंगे, तीन चीजों के बारे में देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। एक तो हम लोग देखेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जिसको कि हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। और इस संतुलित आहार में ही बैलेंस डाइट दरअसल इसी के अंतर्गत, इसी न्यूट्रिशन यानी पोषण, और पोषण में हम लोग क्या देखेंगे तो संतुलित आहार के बारे में देखेंगे। यही इसी से सब क्लियर हो जाएगा, अलग से हमारा कुछ लिखने का जरूरत नहीं। तो आज का टॉपिक का नाम है आपका न्यूट्रिशन, हिंदी में इसको कहते हैं पोषण। और जो हमारा इसका पहला चीज है, इसका नाम है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के अंतर्गत जो है ये चीजें आती है कि आपके भोजन में क्या क्या होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट के तहत आपके भोजन में होना चाहिए सबसे पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दूसरे, और इसकी जो परसेंटेज है कार्बोहाइड्रेट का, वो है लगभग 65 से 70%। आप कोई भी भोजन करें तो उसमें 65 से 70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट की ही मात्रा होती है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप चावल खा रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा करीब करीब 65 से 70% किसका होता है? चावल का होता है। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो 65 से 70% जो आपका खाने का जो वजन है थाली में, वो किसका है? रोटी का है। सपोज कीजिए कि आप ब्रेड खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो उसमें 65 से 70% किसका स्थान है? कार्बोहाइड्रेट का है। चाउमीन खा रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं, तो उसमें वो नूडल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट। आप व्रत उपवास किए हुए हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो फ्रूट्स में भी जो है ये 65 से 70% क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो पहले नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पर आता है प्रोटीन। और प्रोटीन की जो मात्रा है, ये जो लगभग इसकी मात्रा जो है, ये मान के चलिए कि 15 से 20% हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा 15 से 20%। और तीसरे नंबर पर है, इसका नाम है लिपिड और फैट। इन सबों को हम लोग आराम से एक एक करके खोलेंगे। और लिपिड और फैट की जो मात्रा है, ये भी कितना है? इसको आप 15 से 25% भी कर सकते हैं प्रोटीन, क्योंकि उम्र के संग जो है ये और जो तीसरे नंबर पर है हमारा फैट, और फैट की मात्रा जो है वो है मतलब कि 15 से 20%। ये जितना ही खाना हम खा रहे हैं उसके अंतर्गत ये कहानी शुरू होती है। यानी मिला जुला करके आप अगर आप देखेंगे तो 100% का हिसाब किताब मिल जाता है ना। तो ये जो हमारा खाने का जो हिसाब किताब है, ये मूल रूप से ये
तीन चीज अगर हम खाना खा लिए तो इसमें तीन चीज ही हमारे खाने का मुख्य पोषक अवयव है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड या फैट। लेकिन इसके बाद कुछ चीजें ऐसी है जिसका जो परसेंटेज वैल्यू है हमारे खाने में वो तो मतलब कि अलग से नहीं है, लेकिन इसी में इनबिल्ड है, यानी इसी में क्या है वो जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम आपको दिखाएं, चौथे नंबर पर है, इसका नाम है विटामिन्स। विटामिन्स, और इसका कोई अमाउंट नहीं है। इसका अमाउंट के बारे में यही लिखा जाता है कि ये ट्रेस अमाउंट होता है। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा होता है, मैंने हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं परसेंटेज में। तो ट्रेस अमाउंट को एक तरह से समझिए नगण्य कहा जाता है, इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। और पांचवें नंबर पर है, इसका नाम है मिनरल्स। तो जैसे देखिए, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं, प्रोटीन को हिंदी में प्रोटीन ही कहते हैं, लिपिड फैट को तेल या वसा कहते हैं। इसको हिंदी में हम तेल या वसा कहते हैं, इसको वसा कहते हैं हिंदी में। और विटामिन्स को हिंदी में विटामिन ही कहते हैं। और जो हमारा मिनरल्स है इसको हिंदी में हम कहते हैं खनिज, इसको हिंदी में कहते हैं खनिज लवण। और जो ये बैलेंस डाइट है हमारा, इसमें ये पांच चीजें हुई। और पांचवें नंबर पर है, इसका नाम है आपका, क्या नाम है कि छठे नंबर पर है, इसका नाम है रफेज। छठे नंबर पर जो है इसका नाम है रफेज। रफेज को हिंदी में कहते हैं रुद्रांश। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हम लोग ले रहे हैं इसी में ये इनबिल्ड है। जैसे कि आप देखिए कि जैसे आप मान लीजिए कि सेब का जूस पिए तो वो 100% आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, लेकिन जब सेब को खाए तो उसका जो पल्प है, जैसे ऑरेंज खाए तो ऑरेंज का जूस जो हो गया वो हो गया कार्बोहाइड्रेट, और जो उसके जो बाद में बच गया मुंह में वो उसका रफेज हो गया। तो ये पेट को क्लियर करने के लिए ये रफेज होता है, जिसको कि आप आजकल कॉमन भाषा में फाइबर के नाम से जानते हैं। और सातवें नंबर पर है, इसका नाम है वाटर। वाटर यानी कि जल। तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है। और जल की मात्रा जो है एक सामान्य मनुष्य के जीवन में जो है 4 से 5 लीटर जल जो है ये पर डे आदमी को पीना चाहिए। यही है बैलेंस डाइट। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं कि बैलेंस डाइट से हमें क्या प्राप्त होता है। अगर आप देखेंगे तो बैलेंस डाइट से हमें प्राप्त होता है कैलोरीज। क्या प्राप्त होता है? कैलोरीज। कैलोरीज भोजन से जो हमें ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा की इकाई को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा की इकाई को हम कैलोरी कहते हैं। जो भोजन से जो करने के बाद जो हमें उससे ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा की इकाई को हम क्या कहते हैं? कैलोरीज कहते हैं। और ये जो कैलोरीज का जो हिसाब किताब है, जो ये जो कैलोरीज है ये अकॉर्डिंग टू वर्क, जिसका काम जिस प्रकार से होता है उस हिसाब से उसको कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि एक सामान्य जो मनुष्य है, मान लीजिए कि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, मान लीजिए ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं, दफ्तर में काम करने वाले जो लोग हैं, जिनको कि आराम से ऑफिस में बैठकर काम करने वाले जो हैं, ऑफिस में बैठ करके काम करने वाले, यानी कि उनको कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, ऑफिस में अधिकारी हैं, साहब हैं, तो इनको जो बैठ करके काम करने वाले हैं, ऑफिस में बैठने वाले लोग जो हैं, तो अगर इनका कैलोरीज अगर आप देखिएगा तो उनका भी खाने का परसेंटेज तो यही होगा। यानी खाने का परसेंटेज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड तो यही होगा।
लेकिन कैलोरीज बदल जाएगा, और ये कैलोरीज है एग्जैक्टली जो आइडियल है वो है 3200 किलो कैलोरीज इनको चाहिए। तो ये मैन के लिए है, और लेडीज के लिए जो है, फीमेल के लिए ये आप मान के चलिए कि 3000 है। इसको 3300 भी कहीं कहीं लिखा देखिएगा, पर ये आदमी के जरूरत के हिसाब से बदलता है। लेकिन जो हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, और हार्ड वर्क में मान लीजिए कि फिजिकल वर्क जो करते हैं, उसके लिए ये जो है आप मान के चलिए कि 3500 कैलोरी से 4000 तक जा सकता है। जो हार्ड वर्क करने वाले फिजिकल लोग हैं, जैसे मजदूर वगैरह हो गए, तो मजदूर वगैरह जो हो गए, इनके लिए ये 3500 से 4000 हो जाता है। और फीमेल के लिए ये 2800 से 3000 होता है मैक्सिमम। लेकिन वही गर्भवती महिला होगी तो 3300-3500 के आसपास पहुंच जाएगा। और जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनका 5-5 हजार कैलोरीज तक होता है। जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उन लोगों का 5000 तक होता है। तो इन भोजनों का इस तरह से कैलोरीज में हिसाब निकालते हैं। तो आइडियल जो है ये 3200 ही जो आइडियल कैलोरीज है हमारा, वो यही है 3200 किलो कैलोरीज। 3200 से 3300, 3000 कैलोरीज, 3 से 3500 कैलोरीज जो है इसी के बीच में रहना चाहिए। और आइए अब हम लोग एक एक करके देखें कि ये कैलोरीज हमें किस किस तरीके से क्या क्या मिलता है और किसका क्या रोल है हमारे खाने में, भोजन में। इसके बारे में हम लोग 1 to 1 करके देखेंगे। और जैसे कि हम लोग पहले नंबर पर लेते हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे कि हम लोग अगले नंबर पर लेते हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, तो इस कार्बोहाइड्रेट से हमें मूल रूप से अगर आप देखिएगा कि इस कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, तो जो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, तो इस कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है एनर्जी। इससे हमें मिलता है एनर्जी, ऊर्जा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। यहीं पर हम लोग जान रहे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, लिपिड और फैट, हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही कहेंगे, इन दोनों से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये जब डाइजेस्ट होता है तो इसका आखिरी प्रोडक्ट जो है, इसका एंड प्रोडक्ट जो है ये ग्लूकोज होता है। इसका एंड प्रोडक्ट, आखिरी जो उत्पाद है वो क्या है, इसका आखिरी उत्पाद जो है वो है ग्लूकोज। यानी कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद फाइनली हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। और ये ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और लिपिड और फैट जब पचता है, तो लिपिड और फैट के पचने से हमें क्या मिलता है, तो इससे हमें मिलता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमें मिलता है किससे, इस लिपिड और फैट के पचने से। और ये दोनों ही हमें क्या देता है, तो ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।
और इसकी मात्रा जो है अगर खाने में देखिए तो 65% कार्बोहाइड्रेट की ही मात्रा थी, और दूसरे नंबर में जो आपका वो लिपिड और फैट है तो उसकी भी मात्रा 15 से 20% थी। तो 85% हमें ऊर्जा चाहिए, और कैलोरीज जो है मुख्य रूप से कैलोरीज, ज्यादा कैलोरीज तो हमें इस फैट से ही मिलती है। कैलोरीज जो है वो जो ऊर्जा के जो इकाई है बेसिकली ये कैलोरीज, ये कैलोरीज तो हमें यहीं से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से ही कैलोरीज सबसे ज्यादा मिलता है। इसलिए आप देखिए खाने में कैलोरीज को कम करने के लोग बात करते हैं, इसके पीछे का रीजन यही है। अब आगे देखते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, इस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कितने वर्गों में बांट सकते हैं, तो इसको हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं। तो जैसे ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं, और इसका नाम है, जैसे पहले नंबर पर इसका नाम है मोनोसेक्राइड्स। देखिए यहां पर जो सेक्राइड्स वर्ड है इसका मतलब होता है सुगर, और मोनो का मतलब होता है एक, और दूसरे नंबर में है इसका नाम है डाइसेक्राइड्स, यानी 2 यूनिट शुगर है, और तीसरे नंबर में है इसका नाम है पॉलीसेक्राइड्स, यानी पॉली माने बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, मल्टीपल। तो कार्बोहाइड्रेट में जो यूनिट है ग्लूकोज, वो अगर सिंगल यूनिट है तो ये आपका क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। और ये मोनोसेक्राइड्स जो है ये इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है, तुरंत एनर्जी देता है, ये सेल फ्यूल के रूप में जाना जाता है। सेल्स फ्यूल का मतलब होता है कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन, यानी कोशिका को जो ईंधन ऊर्जा मिलता है वो इसी मोनोसेक्राइड्स के रूप में मिलता है। डाइसेक्राइड्स जो है ये शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसमें 2 यूनिट होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इसका स्थानांतरण में यूज होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने आने में इसका इस्तेमाल होता है। और जो पॉलीसेक्राइड्स है इसका जो काम है ये स्टोरेज का काम है, स्टोरेज, यानी आप कह सकते हैं संग्रहण का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट का 3 हिस्सा। अब अगर देखिएगा तो ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है जिसको कि हमने 3 वर्ग में बांटा, जिसका नाम था, एक बार आप लोग लिख लीजिए नहीं तो बाद में लिखने में दिक्कत होगा। दिस इज मोनोसेक्राइड्स, ये कोशिका का ईंधन है, सेल फ्यूल है। दूसरे नंबर में है डाइसेक्राइड्स, इस कार्बोहाइड्रेट का काम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में होता है। और तीसरे नंबर पर है इसका नाम है पॉलीसेक्राइड्स, और ये स्टोरिंग का काम करता है, संग्रहण का काम करता है। अब अगर आगे आप देखिएगा तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये जनरली स्वीट्स होते हैं, यानी मीठा होता है, ये स्वीट होता है, यानी प्रकृति जो है इसकी मीठी होती है, यानी इसका टेस्ट जो है अगर आप मोनोसेक्राइड्स को देखेंगे तो ये मीठा होता है, स्वाद में मीठा होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सभी मीठा होता है। फलों का मिठास ग्लूकोज के कारण होता है, और गन्ने का मिठास सुक्रोज के कारण होता है। और इसके अलावा एक है माल्टोज जो अनाज से होता है। तो ये सभी के सभी क्या है, आपको सेल का डायरेक्ट फ्यूल है। और स्थानांतरण के लिए जो यूज होता है ये थोड़ा फीका होता है, ये मीठा नहीं, ये फीका होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया लैक्टोज। लैक्टोज
को हम लोग कहते हैं मिल्क शुगर। दूध में जो मिठास होता है वो इसी के चलते होता है, मिल्क शुगर। और ये जो आपका क्या नाम है कि पॉलीसेक्राइड्स है, इसका न मीठा न फीका कुछ नहीं, ये बिल्कुल कोई इसमें टेस्ट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? तो ये पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हो गए। ये स्टोर्ड होता है। तो इस प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट का ये आपका अलग अलग वर्ग था, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इतनी होती है और ये हमें इस रूप में मिलता है। तो ये आपको जानना चाहिए था एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये आप समझने का काम किए। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे डाइट में 65 से 70% ये हमारे खाने में होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट है उसका नाम है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट है उसका नाम है ग्लूकोज, और ये हमें खाने में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। दिस वन इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। प्रोटीन, इसका जो यूनिट स्ट्रक्चर है, इसकी जो इकाई संरचना है, उस यूनिट स्ट्रक्चर को कहते हैं एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स। और हमारे शरीर में एमिनो एसिड्स की जो टोटल संख्या है वो 20 है। और एमिनो एसिड्स को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स, और दूसरे को कहते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एक तो है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, और दूसरे नंबर में है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। और एसेंशियल एमिनो एसिड्स का मतलब हुआ कि इसको हमारे को लेना जरूरी है, तो यानी कि ये हमें ऑब्टेन फ्रॉम फूड, ये ऑब्टेन फ्रॉम फूड, ये हमें फूड से प्राप्त होता है। और एसेंशियल एमिनो एसिड्स की संख्या जो है ये 12 है, और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो है ये सिंथेसिस इनसाइड बॉडी, ये बॉडी में ही निर्मित होता है, संश्लेषित होता है, और इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो सिंथेसिस इनसाइड बॉडी का मतलब हुआ शरीर के अंदर ही निर्मित होता है, संश्लेषित होता है, शरीर के अंदर ही इसका क्या होता है? निर्माण होता है। और ऑब्टेन फ्रॉम फूड माने प्राप्त होता है हमें भोजन के रूप में। और इस प्रोटीन से एमिनो एसिड्स मिला, और इस प्रोटीन का काम क्या है? तो इस प्रोटीन का काम है हमारे शरीर में ग्रोथ, जो बॉडी का ग्रोथ है, इसका जो बॉडी ग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर में जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ ऑफ बॉडी शरीर के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। हमारा शरीर प्रोटीन के चलते ग्रोथ होता है। दूसरा काम है इसका मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी यानी शरीर का रख रखाव भी जो है, यानी टूट फूट मरम्मत, इसके लिए भी इसका जिम्मेदारी होता है। बॉडी का ग्रोथ के लिए ये जिम्मेदार है हमारा।
तो बॉडी का निर्माण और बॉडी का जो क्या नाम है कि निर्माण और रखरखाव है, ये प्रोटीन के द्वारा होता है। और ये क्या है, तो ये आपका एमिनो एसिड्स है। और एमिनो एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसेंशियल, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। तो यहां से जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो ये आता है कि प्रोटीन का क्या कार्य है। तो प्रोटीन का कार्य है शरीर का निर्माण, दूसरा क्या काम है, रखरखाव, मेंटेनेंस। और प्रोटीन की इकाई संरचना का क्या नाम है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसका संरचना, जो इकाई संरचना, उसका नाम है एमिनो एसिड्स। गहराई में क्वेश्चन जाएगा कितने एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो 20। एमिनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो हैं जिनका निर्माण जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है और वो हमें भोजन से एसेंशियली है लेना। और नॉन एसेंशियल यानी लेना जरूरी नहीं है, इसका निर्माण हमारा शरीर ही कर देगा, जब नहीं करेगा तो बाहर से लें। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रोटीन के ऊपर आते हैं। हम समझते हैं प्रोटीन से आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। ये तो फूड न्यूट्रिएंट्स एक टॉपिक में हम आपको पढ़ा रहे हैं अलग अलग करके, कभी एक क्वेश्चन आ जाएगा। डाइजेशन और फूड न्यूट्रिशन एक दूसरे के साथ अटैच ही है, तो क्वेश्चंस अभी पढ़ते समय में ऐसा लगता है कि थोड़ा और जान लें, थोड़ा और जान लें, लेकिन इतना लोड लेके एग्जाम तक जाना और उसको फिर याद रखना और फिर उसको रिफ्लेक्ट करना, वहां एग्जाम में उसको यूज करना, तो उतना ही मटेरियल लेना चाहिए जितना से हम लोग आंसर सही तरह से घूम के चले आए। ये जो तैयारी है वो एक तरह का कबड्डी का खेल है। कबड्डी का खेल, जैसे कबड्डी में एक आदमी जाता है दुश्मन के घेरे में, तो वहां पर कुछ खिलाड़ी होते हैं और वो सांसें कबड्डी कबड्डी करता है, तो उतना ही दूर तक उसको जाना चाहिए जहां से वो लौट के फिर आ सके। ज्यादा अंदर चला जाएगा तो वहीं पर उसकी सांसें टूट जाएगी। पढ़ते समय भी, तैयारी करते समय भी इस बात को सदैव ध्यान रखिए कि आप गहराई में उतना ही उतरिए जितने से आपका काम हो जाए। ज्यादा गहराई में जाने से एग्जाम को क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। नॉलेज होना अलग चीज है, पर एग्जाम को क्लियर करना अलग चीज है। तो इतना आप अगर जान लिए तो ये सफिशियंट है, इससे ज्यादा नहीं जानिए मेरे हिसाब से। बाकी अभी लाइव चल रहा होता, आपके प्रश्न होते तो मैं और गहराई में आंसर देता, मैं इस 20 एमिनो एसिड्स का नाम लिखा देता, पर वो सब क्या है कि वो सब बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। ये मैक्सिमम लिमिट्स है क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट है हमारा लिपिड और फैट। और इसका जो यूनिट स्ट्रक्चर है, जो इसका यूनिट है, तो लिपिड और फैट का जो यूनिट स्ट्रक्चर है वो आपका वही है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसका यूनिट स्ट्रक्चर जो है, इकाई संरचना जो है वो है, लिपिड और फैट का जो इकाई संरचना है वो है आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड, इसको हिंदी में वसीय अम्ल कहते हैं, और ग्लिसरॉल को हिंदी में ग्लिसरॉल ही कहते हैं। तो ग्लिसरॉल को आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ग्लिसरॉल, यही लिख सकते हैं। लिपिड को सामान्य रूप से हिंदी में तेल कहते हैं और फैट को वसा कहते हैं। तेल और वसा में क्या अंतर होता है, तो ये होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को हिंदी में कहते हैं असंतृप्त। और फैट जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, ये होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, ये संतृप्त है। तो अनसैचुरेटेड और क्या, सैचुरेटेड फैटी एसिड।
ये जो जनरली सैचुरेटेड वाला है, ये आपका एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, ये एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। और जो ये है तेल, ये आपको जनरली जो है ये प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। यानी ये वनस्पति उत्पाद है। और ये जो है ये जंतु उत्पाद है। तो ये अंतर होता है आपका लिपिड और फैट के अंदर। और ये पचने पर क्या बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये आपके शरीर को क्या देता है, ये दोनों ही फाइनली हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। ये लिपिड फैट से हमें हमारे शरीर को क्या मिलता है, तो इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। और सबसे ज्यादा एनर्जी जो है ये यही देता है, मैक्सिमम एनर्जी। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट में आप मान लीजिए कि कोई भी चीज का नाम ले लीजिए, तो उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है आपको इसी से मिलता है। तो ये था कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का बैलेंस डाइट में। अब यहां से हम आपको कुछ क्वेश्चंस लिखाते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट लिखवा देते हैं। और वो आप ऐसे लिख लीजिए कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, या ब्रैकेट में मोनोसेक्राइड्स लिख लीजिए, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज प्रोवाइड इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज प्रोवाइड इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का आखिरी उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट का आखिरी उत्पाद ग्लूकोज होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद पाचन के उपरांत जो है वो ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, द स्वीटनेस इन फ्रूट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज। फलों में मिठास फ्रुक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। द स्वीटनेस इन फ्रूट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज। फलों में मिठास फ्रुक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रुक्टोज। सबसे मीठा शुगर या सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, स्वीटेस्ट शुगर और स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज फ्रुक्टोज। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट या सबसे मीठा शुगर फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हनी कंटेन इन मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ फ्रुक्टोज। हनी कंटेन इन मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ फ्रुक्टोज। शहद में सबसे अधिक मात्रा में फ्रुक्टोज पाई जाती है। हनी कंटेन इन मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ फ्रुक्टोज। शहद में सबसे अधिक मात्रा में फ्रुक्टोज पाई जाती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए कॉन्सेप्ट के अलावा। अब प्रोटीन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रोटीन से क्वेश्चन लिख लीजिए दूसरा पॉइंट में, कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड्स। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद एमिनो एसिड्स होता है। दूसरा पॉइंट है, देयर आर 20 एमिनो एसिड्स। कुल 20 अमीनो अम्ल होते हैं। देयर आर 20 एमिनो एसिड्स, कुल 20 अमीनो अम्ल होते हैं। देयर आर 20 एमिनो एसिड्स, कुल 20 अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन वर्क ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेनेंस। शरीर का ग्रोथ, विकास, निर्माण और रखरखाव होता है।
परसेंटेज हम आपको पीछे बता ही चुके हैं। आगे आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मैक्सिमम प्रोटीन प्रेजेंट इन फिश, सबसे अधिक प्रोटीन मछली में पाई जाती है। और मछली में भी क्वालिटी होता है तो उस हिसाब से थोड़ा चेंज होता है। तो अमूमन अप टू 18% मछली में प्रोटीन पाई जाती है, 18%। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, एमंग वेजिटेबल सोर्स सोयाबीन कंटेन मैक्सिमम प्रोटीन, शाकाहारी भोजन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। और एक चीज अभी निकाल है, एल्गी है, एक शैवाल है, और इस एल्गी का नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना ये स्पाइरुलिना नाम का जो है, ये स्पाइरुलिना नाम का एक एल्गी है, शैवाल है, स्पाइरुलिना। ये शैवाल की एक प्रजाति है और ये आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर देखिए तो मैक्सिमम प्रोटीन जो है आज की तारीख में इसी में पाई जाती है। मछली उछली से भी ज्यादा प्रोटीन जो है, ये मैक्सिमम प्रोटीन है इसमें, स्पाइरुलिना में। तो ये सबसे ज्यादा स्पाइरुलिना जो है ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। वैसे आपके एग्जाम में फिश और सोयाबीन पर क्वेश्चन ज्यादातर अटकता है, लेकिन लेटेस्ट जो क्वेश्चन होगा वो इस पे जाएगा कि स्पाइरुलिना में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एमिनो एसिड्स है, 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, 20 टोटल एमिनो एसिड्स है और इसमें से 12 एसेंशियल है, लेना आवश्यक है इसलिए एसेंशियल है, और 8 जो है ये नॉन एसेंशियल है, ये हमारा बॉडी खुद सिंथेसिस करता है इसलिए लेना एसेंशियल नहीं, इसलिए नॉन एसेंशियल है। और लिपिड और फैट के बारे में अगला देख लीजिए कि लिपिड और फैट में जो है मैक्सिमम एनर्जी जो है वो घी में पाया जाएगा। बटर एंड घी हैविंग मोर कैलोरीज, घी तथा मक्खन में सबसे अधिक मात्रा में कैलोरीज पाए जाते हैं। घी एंड बटर कंटेन मैक्सिमम कैलोरीज, घी तथा मक्खन में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा पाए जाते हैं, कैलोरीज पाई जाती है। और फिर ये दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और एक टेस्ट होता है इस हमारे ब्लड में कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया लिपिड और फैट, इसके लिए टेस्ट होता है, इसका नाम होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट का नाम होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इसको LFT भी कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, या इसको लीवर फंक्शनिंग टेस्ट भी कहते हैं। और इसमें टेस्ट से पता चलता है कि कितना होना चाहिए, और सबसे तो इस टेस्ट के द्वारा हम लिपिड का मात्रा करते हैं। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लिसरॉल इज कोलेस्ट्रॉल, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लिसरॉल इज कोलेस्ट्रॉल। सबसे सामान्य तरह का जो ग्लिसरॉल है उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं HDL और दूसरे को कहते हैं LDL। HDL का फुल फॉर्म होता है कि HDL का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपिड। HDL का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपिड, और LDL का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड। और ये जो लो डेंसिटी लिपिड है इसी को हम लोग कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल।
और जो एचडीएल है इसको हम लोग कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको हम लोग कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। और ये बैड और गुड क्यों होता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार समझने का कोशिश करते हैं कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो जैसे कि हमारा जो मतलब कि आप मान के चलिए कि जो ब्लड वेसल्स है, यानी कि आप आर्टरी और वेन जिसको कहते हैं, तो जो लो डेंसिटी, अब मान लीजिए कि इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड जा रहा है, तो लो डेंसिटी वाला जो है वो इसमें तैर जाता है, इसमें तैर जाता है, और ये इस तरीके से ब्लॉकेज क्रिएट करने में, ये एलडीएल है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है। और हाई डेंसिटी जो है वो इस फ्लो में, इस ये जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है जिसको कि हम एचडीएल कहते हैं, ये एचडीएल वाला कोलेस्ट्रॉल ब्लड के साथ जो है ये क्या होता है, ये ब्लड के साथ फ्लो कर जाता है, ये ब्लड में क्या हो जाएगा, ये ब्लड के साथ जो है ना ये फ्लो कर जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये लो डेंसिटी जो है ये बह नहीं सकता है, और ये ब्लॉकेज का मुख्य कारण होता है एलडीएल, और ये टूटता बड़ी देर से है, इसका ब्रेकडाउन भी क्या है, मुश्किल है। और इस तरीके से ये कॉर्नरी ब्लॉकेज करता है, और इसके चलते कार्डियक प्रॉब्लम होता है, हृदय संबंधी जो रोग हैं। और इसके वजह से ब्लड का फ्लो जो है हार्ट में, इसके कारण हार्ट के अंदर जो है हृदय में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, और ब्लड फ्लो कम होने के वजह से धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिसको ब्लॉकेज कहते हैं। और ये लास्ट में एक ऐसा समय आता है जब हार्ट को बहुत कम ब्लड पहुंचने लगता है, और दैट कंडीशन इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, और उस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, हार्ट अटैक। एंड फाइनली अगर ज्यादा देर तक ये इन्फेक्शन हुआ तो दैट लीड्स टू कार्डियल अरेस्ट, और कार्डियल या कार्डियक अरेस्ट यानी आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये लिपिड वाला केस जो आपने सुना था उसका ये कहानी थी, यही कोलेस्ट्रॉल है। इसकी जो एक सामान्य मनुष्य में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, एक सामान्य मनुष्य में जो आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है उसका एक पॉइंट लिख लीजिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैविंग द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एक सामान्य मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 180 से ये 250 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, इससे ज्यादा यदि है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, और फिर गुड है बैड है, इससे भी वो तय होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट से संबंधित बातें। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसका नाम है विटामिन्स, और इस तरीके से आगे हम लोग का हेडिंग है विटामिन्स। चौथे नंबर पर अगर आप देखिएगा तो इसका नाम है विटामिन्स। विटामिन्स को हिंदी में भी विटामिन्स ही कहते हैं, विटामिन्स को हिंदी में भी क्या कहते हैं, विटामिन्स ही कहते हैं, है ना, इसको हिंदी में भी विटामिन्स ही कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया विटामिन्स, है ना। ये थोड़ा सा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विटामिन्स, और ये विटामिन्स पर बहुतों बार क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विटामिन्स का खोज किसने किया, तो डॉक्टर फंक, डॉक्टर फंक ने जो है इसका खोज किया। किसका, विटामिन का खोज करने का क्रेडिट डॉक्टर फंक को जाता है, फंक ने खोज किया। और विटामिन जितना भी है
उसको हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक विटामिन वो है जिसको कि हम लोग ऐसे विटामिन को दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक वो विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो एक तो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। और दूसरा है फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, इसको हम हिंदी में कहते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। एक तो है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन जो है, इसके अंतर्गत दो विटामिन आते हैं। एक तो आता है आपका पूरा का पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक तो आता है पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जो टोटल नंबर ऑफ विटामिन होते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ विटामिन होते हैं 12, 12 टोटल विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। और दूसरे नंबर में आता है इसके अलावा एंड विटामिन सी, विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और फैट सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत 4 होते हैं। तो यानी कि टोटल अगर पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कितना है, तो 12 और 1 कितना हो गया, 13। तो ये हो गए टोटल वाटर सॉल्युबल विटामिन की संख्या। अगर आप पूछी जाए कि कितनी है तो 13 है। और फैट सॉल्युबल विटामिन की संख्या अगर पूछी जाए कितनी है तो ये 4 है। और इसमें कौन कौन है, तो इसमें है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। ये 4 नंबर है फैट में घुलनशील विटामिन का। जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसकी संख्या ये 4 है। तो कुल मिला के 13 और 4 17 विटामिन हैं। और इसी के बारे में हमें जानना है, लेकिन हम 17 के बारे में नहीं जान करके कुछ कम में ही काम चला लेते हैं। 17 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और मैं तो आपको 17 का 17 बता देता हूं, या किसी भी किताब में लिस्ट में 17 के 17 होते हैं, लेकिन कंपटीशन वाले किताब में 17 नहीं होता है। क्योंकि मैंने भी सभी किताबें देखी, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा। पर मेडिकल साइंस की किताबों में 17 होती है ना, 17 बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम लोग कोई 10-11 तक याद कर लें, उससे हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए, विटामिन में जो हमें जानना चाहिए वो एक तो विटामिन का नाम, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं तो विटामिन पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते रहे हैं। और विटामिन पर जो क्वेश्चंस आता है उसमें एक तो आता है कि इसका केमिकल नेम क्या है, यानी इसका रासायनिक नाम क्या है। केमिकल नेम पर क्वेश्चन आता है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि रासायनिक नाम के ऊपर में क्वेश्चन होता है कि क्या विटामिन का रासायनिक नाम है। जैसे मान लीजिए विटामिन सी है तो उसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है ना। विटामिन डी है तो उसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई है तो उसका नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन के है तो उसका नाम है फिलोक्विनोस, है ना। विटामिन ए है तो उसका नाम है रेटिनॉल। तो एक क्वेश्चन तो इस केमिकल नेम पर आता है कि विटामिन का केमिकल नेम क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है विटामिन के ऊपर में, वो आता है कि इसका सोर्स क्या है, यानी इसके प्राप्ति के स्रोत क्या हैं। स्रोत जहां से ये प्राप्त होते हैं, यानी जहां से ये प्राप्त होते हैं, कौन से जो हमारा रासायनिक पदार्थ माने भोज्य पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ जिससे हमें ये प्राप्त होता है, यानी खाने पीने के
चीज जिससे कि हमें प्राप्त होता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। और तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है इसका डिफिशियंस। तीसरा क्वेश्चन जो है ये है इसका डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब हो गया कि इसके कमी होने से होने वाले रोग, यानी इसके कमी से होने वाले रोग। हिंदी में अगर आप इसको कहिए तो आप कह सकते हैं कमी से होने वाले रोग, यानी किस विटामिन से क्या कमी होते है, कमी से होने वाले रोग। क्या कमी है और उस कमी से कौन सा रोग होता है। और जो मतलब कि कम क्वेश्चंस आते हैं इससे, वो है कि किस विटामिन के क्या फंक्शन है, यानी कि कार्य क्या है, किस विटामिन के क्या कार्य हैं। तो कार्य से क्वेश्चन कम ही रहता है, मेन केमिकल नेम, सोर्स और डिफिशियंसी डिजीज। और उसमें भी सोर्स में भी रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा किस खाद्य पदार्थ में अमुक विटामिन पाया जाएगा, इस पर क्वेश्चंस होते हैं। और ये बहुत पुराना एक ट्रेंड रहा है बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछने का, तो यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है। तो आप अपनी तैयारी में इन चीजों को अगर शामिल कर लीजिए तो आपका ये विटामिन से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन पक्का हो ही जाता है। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको एक एक करके सारा बीमारी क्लियर कर दें और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे कि हम लोग देखिए सबसे पहला लेते हैं, तो दो तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। एक तो इसका सीरियल ऑर्डर में आप कर लीजिए, ABCD से लेकर के आखिरी विटामिन तक, है ना, EK तक। एक तो ये ऑर्डर है। दूसरा आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई वाटर सॉल्युबल को एक जगह और फैट सॉल्युबल को एक जगह। तो ऐसा ही करते हैं हम लोग। पहले फैट सॉल्युबल ऐसे कर लेते हैं। तो जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन है हमारा, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि आप इसको हिंदी में कह सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। और इसमें जैसे कि पहले नंबर पर आता है, इसका नाम है विटामिन ए। तो कॉमन नेम इज विटामिन ए, सामान्य नाम जो है इसका है विटामिन ए। और इसका जो रासायनिक नेम है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। इसका जो रासायनिक नाम है वो नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल। और जो इसका फंक्शन है, काम है, इसका फंक्शन है रॉड सेल जो हमारे शरीर में होते हैं, आंख में होते हैं, आई के अंदर, आंखों के अंदर में रॉड सेल होता है, उसके कार्यों को ये नियंत्रित करता है। यानी रॉड सेल के फंक्शन को ये नियंत्रित करता है आंखों के अंदर। और इसकी कमी हो जाने से जो बीमारी होती है, जो इसका डिफिशियंसी डिजीज है, उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि जिसको कि हम कहते हैं रतौंधी, तो इसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रतौंधी। ये इससे रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है कम प्रकाश में, यानी प्रकाश की तीव्रता यदि कम हो तो आदमी को क्लियरली नहीं दिखाई देता इस बीमारी में। और इसी बीमारी का एक दूसरा नाम है, नाइट ब्लाइंडनेस का ही दूसरा नाम है ज़ीरोफ्थैलेमिया। ज़ीरोफ्थैलेमिया। और इस बीमारी का एक दूसरा नाम है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस का जो दूसरा नाम है उसका नाम है ज़ीरोफ्थैलेमिया। निक्टोलोपिया भी इसको बोलते हैं। तो इसमें जो लक्षण होते हैं, वो जो आई है वो थोड़ा लाल लाल दिखाई देने लगता है। इस नाइट ब्लाइंडनेस में या ज़ीरोफ्थैलेमिया हो जाने पर आंखों का जो ये जो व्हाइट वाला हिस्सा ये थोड़ा लाल दिखने लगता है, कम रोशनी में नहीं दिखाई देता है। तो दिस इज योर विटामिन ए।
फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन इज विटामिन ए। नेक्स्ट इज विटामिन डी। दूसरे नंबर पर है, इसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी दिस विटामिन डी। और विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी दिस वन इज विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल। इसका नाम है विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। यानी विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है ये क्या है माय डियर, कैल्सीफेरॉल। हिंदी में भी यही नाम होगा। देखिए कुछ बच्चों को ये रहता है कि हिंदी में यदि इसका हिंदी में कोई नाम होगा तो मैं जरूर लिखूंगा। अब है क्या कि विटामिन डी को भी आप हिंदी में विटामिन डी ही कहेंगे। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ये विटामिन डी है ना। और देवनागरी भाषा में इस कैल्सीफेरॉल को ऐसे लिखेंगे कि ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। बस इसी को हिंदी और अंग्रेजी का आप डिफरेंस मानते हैं। और कुछ लोगों को जो शिकायत रहता है कि हिंदी में नहीं लिखते हैं, हिंदी में अगर वर्ड होगा तो मैं निश्चित रूप से लिखूंगा। जैसे कि आप देखिए कि हिंदी में इस बीमारी में पूरा का पूरा एक कहानी आया, रतौंधी, तो मैंने रतौंधी लिखा हिंदी में, है ना। विटामिन ए का हिंदी में भी नाम विटामिन ए ही होगा। इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ये हिंदी में भी रेटिनॉल ही होगा। रॉड सेल को हिंदी में रॉड और सेल के लिए कोशिका होगा। आई के लिए हिंदी में आंख होगा। बस ये हिंदी का थोड़ा सा फर्क है। साइंस को थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना आसान होता है, तो इसीलिए मैंने आपको इसका हिंदी बहुत ज्यादा नहीं लिखे। अब देखिए जो आपका विटामिन ए का जो रिचेस्ट सोर्स है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। इसका जो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए का, यानी विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो पाई जाती है गाजर में। कैरोट इसका रिचेस्ट सोर्स है। इसके अलावा पपाया है, कॉ मिल्क है, गाय की दूध है, पपीता है, इन सबों में, हरी सब्जियां हैं, इन सबों में विटामिन ए पाई जाती है। पर रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? गाजर, कैरोट। और विटामिन डी जो है ये कैल्सीफेरॉल है, और इसका सोर्स जो है यह है सनलाइट, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश इसमें मिलता है। इसके अलावा जो हमारा जैसे कि मीट है, फिश है ना, मछली है, मांस मछली, इन सब चीजों में एक तरह से जो ये आप देखेंगे ना अगर, तो खाने पीने में, नॉन वेज खाने में बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं। तो खाने पीने के सोर्सेज में ये मिलते हैं, मीट फिश में भी मिलते हैं विटामिन डी, घी वगैरह में भी मिलता है, बटर घी वगैरह में भी मिलता है। तो मीट में भी फैट है, फिश में भी फैट है, तो उससे कुछ विटामिन डी मिल जाता है। और विटामिन ए और डी, ये दोनों का दोनों विटामिन जो है, ये विटामिन ए और डी ये दोनों ही जो स्टोर्ड होता है, सबसे बड़ी बात जो विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये सारे के सारे हमारे शरीर में संग्रहित होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। तो विटामिन ए और डी, विटामिन ए एंड डी एंड इवन ई भी, एंड ई, ये तीनों विटामिन जो हैं ये स्टोर्ड होते हैं, संग्रहित होते हैं, स्टोर्ड इन लीवर। ये संग्रहित होते हैं यकृत में। ये संग्रहित होते हैं कहां पर? यकृत में, लीवर में स्टोर्ड हो जाता है विटामिन ए डी ई का पहले ही लिख दिए। और इसके कमी हो जाने से जो विटामिन डी है, इसके कमी हो जाने से
इसकी डिफिशियंसी से, यानी विटामिन ई डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी, यानी इसकी कमी हो जाने से चिल्ड्रन में, यानी चाइल्ड में रिकेट्स नाम का बीमारी हो जाता है। और जो एडल्ट हैं उसमें ओएस्टोमलेशिया, ओएस्टोमलेशिया नाम का बीमारी हो जाता है। ओएस्टोमलेशिया या ओएस्टोफोरेसिस नाम का बीमारी हो जाता है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। ये विटामिन डी की कमी से होता है। धूप में जाना चाहिए, धूप में आदमी को निकलना चाहिए, तो सर्दियों में धूप जरूर रूप से सेकना चाहिए। इससे हमारा जो है हड्डियां मजबूत हो जाती है। ये इसका विटामिन डी का फंक्शन हो गया। और इसके बाद जैसे कि ए हो गया, डी हो गया, और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। इसका नाम है विटामिन ई, और विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। और ये विटामिन ई टेकोफेरॉल, और इसका जो सोर्स है विटामिन ई का, वो जितना भी वसीय चीज है, फैटी चीज है, उसमें मिलता है। घी में, बटर में, मछली के तेल में, और एक होता है सी कोड ऑयल। तो इसका जो सोर्स है विटामिन ई का, ये है फिश है। एक होता है सी कोड ऑयल, इसमें डी भी मिलता है, जो हमने यहां फिश लिखा था। सी कोड ऑयल, ये इसका रिचेस्ट सोर्स है विटामिन डी और ई दोनों का। और इसके कमी हो जाने से जो है ना, यानी विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाने से, यानी अगर विटामिन ई कम हो जाए शरीर में, तो इसके चलते स्टरलिटी नाम का बीमारी हो जाता है। स्टरलिटी मूंगफली वगैरह के तेल में भी पाया जाता है, सोयाबीन ऑयल वगैरह में भी पाया जाता है विटामिन ई। सी कोड ऑयल, सोयाबीन ऑयल में भी पाया जाता है। ये सोयाबीन ऑयल में भी पाया जाता है, मूंगफली ऑयल में भी पाया जाता है। स्टेरिलिटी का मतलब होता है नपुंसकता। इसके वजह से ये चीजें हो जाती है। और इसकी कमी हो जाने से स्किन जो है वो रफ हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा जितना भी कॉस्मेटिक है, तेल है, क्रीम है, सब में देखिएगा विटामिन ई लिखा रहेगा, इनरिच्ड विटामिन ई। और दिस विटामिन ई इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज, विटामिन ई इज कॉमनली नोन एज ब्यूटी विटामिन। इस विटामिन ई को जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ब्यूटी विटामिन के नाम से भी इसको जानते हैं। सौंदर्य का विटामिन है, इसके रहने से हमारे शरीर में सुंदरता रहता है, सौंदर्य रहता है। दिस इज विटामिन ई। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन ई के बाद विटामिन के। विटामिन के, and this vitamin K, and this name is vitamin K is phylloquinose. phylloquinose, इसका नाम है phylloquinose विटामिन के। और इस विटामिन के का जो रिचेस्ट सोर्स है ये है टोमेटो, टमाटर में पाया जाता है। ये विटामिन के ये टमाटर में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है। और इसका जो फंक्शन है फिलोक्विनोस का, इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग, यानी ये रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। और इसके कमी हो जाने से जो है हीमोफीलिया नाम का बीमारी हो जाता है। हीमोफीलिया, यानी इसमें रक्त नहीं जमता है। हीमोफीलिया, ब्लड डज नॉट क्लॉट, इसकी डिफिशियंसी से खून का थक्का नहीं जमता है।
तो दिस डिजीज, ये बीमारी होता है इसके कमी हो जाने से। तो दीज आर दी फैट सॉल्युबल विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट चरण में देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। तो नाउ नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। हेडिंग हो गया वाटर सॉल्युबल विटामिन। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो पानी में घुल जाए। और इसमें जो है सो सबसे एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और दूसरे नंबर पर है विटामिन सी। तो पहले हम लोग ए बी इधर डी ई के की सी को पहले कर लेते जब उल्टा ही चल रहा है। तो विटामिन सी का जो मतलब कि रासायनिक नाम है यह है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हिंदी में भी इसका यही नाम होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको हिंदी में आप कहेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका जो रिचेस्ट सोर्स है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है वो है आंवला में पाया जाता है। और जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं यानी लेमन जैसा फ्रूट जितने भी है, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे रसीले फल जितने भी हैं जैसे लेमन ऑरेंज, जैसे लेमन ऑरेंज और जैसे कि मौसमी है, माल्टा है, ये सब में आपका जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। ये हमारे शरीर को विटामिन सी जो है वो रेसिस्टिविटी प्रदान करता है, रेसिस्टेंस प्रदान करता है। यानी कि आप कह सकते हैं ये हमारे शरीर को प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है, रेसिस्टेंस, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोध क्षमता, रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है। और इसके कमी हो जाने से कई सारे डिजीज होते हैं जिसमें से एक तो है स्कर्बी। डिफिशियंसी से, इसके कमी हो जाने से स्कर्बी नाम का रोग हो जाता है। और स्कर्बी के साथ कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम, ये सारी बीमारियां इसके कमी हो जाने से हो जाता है। सर्दी जुकाम कोल्ड कफ ये हो जाता है, सर्दी जुकाम कोल्ड कफ। तो ये जो है ये विटामिन सी का सोर्स है। और ये था आपको क्या नाम है कि विटामिन सी से संबंधित बातें। ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब अगर आप नेक्स्ट विटामिन पर चलें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है नेक्स्ट, तो विटामिन B1 B2 पूरा का पूरा बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें टोटल 12 विटामिन है। तो आ जाइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, या इसको हम लोग चेंज ही कर लें सीट्स को तो ज्यादा अच्छा है। तो जैसे कि विटामिन B1, तो विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन। विटामिन B1 इसका नाम होता है थायमीन। और ये जनरली जो है विटामिन B1 ये पाया जाता है ग्रेन में, ग्रेन सीरियल्स जिसको कहते हैं, अनाज। और अनाज के हस्क में, यानी इसके जो छिलके होते हैं, हस्क यानी इसके जो अनाज के जो छिलके होते हैं उसमें पाया जाता है थायमीन। और ये हमारे शरीर के वेट को कंट्रोल करता है, वेट इसका काम है। हस्क माने हो गया भूसा, छिलका कह लीजिए, भूसी कह लीजिए,
इसमें पाया जाता है, चोकर होते हैं आटे में उसमें, और ये हमारे शरीर के वजन को नियंत्रित करता है, वेट को नियंत्रित करता है। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो आदमी का वजन घटने लगता है और इसके वजह से आदमी हल्का वजन का हो जाता है। दूसरे नंबर पर है जिसका नाम है कि आपका विटामिन B2, और विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन के जैसे कि कॉ मिल्क इसका रिचेस्ट सोर्स हो गया, कई सारे फ्रूट्स वगैरह में भी ये पाए जाते हैं, जितने भी पल्स हैं, पल्सेस यानी दाल में पाए जाते हैं, और अंडा मीट मछली में भी पाया जाता है। ये तो एक बड़ा ही कॉमन सा हो गया है, एग मीट इन सब में पाए जाते हैं, पल्सेस में पाए जाते हैं, दाल में पाए जाते हैं, कई प्रकार के नट्स में पाए जाते हैं, गिरीदार फल में पाए जाते हैं ये। और इसकी कमी से किर्लोस्कर नाम का बीमारी हो जाती है, किर्लोस्कर नाम की बीमारी हो जाती है। हिंदी में अंग्रेजी में एक ही नाम है, अंग्रेजी नाम ही है, मैंने हिंदी में लिख दिया। तो दिस इज किर्लोस्कर। और दूसरे नंबर पर है विटामिन B3, इसका नाम है पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। और फिर वही सारी बातें हैं इसमें भी कि इसका भी यही सारा सोर्स है विटामिन B3। इसका डिफिशियंसी डिजीज बहुत महत्व तो नहीं रखता है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। एंड दिस विटामिन B5, और दिस विटामिन B5 इज नियासिन, और इसी का दूसरा नाम होता है निकोटिनामिक एसिड, निकोटिनामिक एसिड। निकोटिनामिक एसिड, और दिस निकोटिनामिक एसिड और नियासिन, इसके कमी हो जाने से प्लेगरा नाम का बीमारी हो जाता है ना। और इसका रिचेस्ट सोर्स जो है यही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये पाए जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये पाए जाते हैं, फल और सब्जी में पाए जाते हैं। एंड दिस नेक्स्ट वन इज दिस विटामिन क्या नाम है कि B6, जरूर नोट कर लीजिए आप जरा। जिस विटामिन को नोट कर लीजिए जरा, नोट करना जरूरी है। And this vitamin B6 is known as pyridoxine. Pyridoxine. This vitamin B6, pyridoxine. और इसके कमी हो जाने से एनीमिया नाम का बीमारी हो जाता है। एनीमिया यानी रक्त अल्पता, एनीमिया, इसको हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता, ये बीमारी हो जाता है। एंड दिस विटामिन B6, now next is vitamin B9, and this vitamin B9 is known as folic acid. ये विटामिन B9 फॉलिक एसिड है, फलीदार सब्जियों में पाई जाती है ये। और इसकी कमी होने से मस्कुलर जो क्रैम्प है वो हो जाता है, यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, खून की भी कमी हो जाती है इससे। विटामिन B9 ये
जो मसल्स क्रैम्प इसकी कमी से हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है, मसल क्रैम्प, B9। एंड नाउ नेक्स्ट इज विटामिन आपका B12। तो मैं इस विटामिन में आपको जो है वो सिर्फ वही विटामिन बता रहा हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए, और महत्वपूर्ण में भी क्वेश्चन जहां पर जाएगा वही बता रहा हूं, बाकी चीजों को मैं हटा दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा एक्स्ट्रा लोड ना हो जाए। एंड दिस विटामिन B12 इज नोन एज साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। और जैसे कि अभी आपने एक मिनरल्स पढ़ेंगे, बहुत सारे खनिज लवण पढ़ेंगे अभी जस्ट, इसके बाद विटामिन का जो चौथा है। तो दिस विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन इज कंटेन कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये इसका सोर्स जो है ये नॉनवेज फूड ही है, ये नॉनवेज फूड से होता है, मिलता है, या फिर हमारे इंटेस्टाइन में लास्ट क्लास में देखे थे कि ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है, बड़ी आंत जो है, इस बड़ी आंत में ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसिस होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में ये सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया, सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसिस होता है। और विटामिन B12 की कमी हो जाने से, इसकी डिफिशियंसी से, साइनोकोबालामिन की कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है, जिसको कि आप रक्त अल्पता का ही एक ग्रुप कह सकते हैं, वो हो जाता है। दिस वन इज परनीसियस एनीमिया। तो ये था आपका विटामिन से रिलेटेड बातें। तो अभी आपने जैसे देखा, तो हम लोग न्यूट्रिशन देखे, उसमें फूड में देखे कि बैलेंस डाइट, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन देखे, ठीक है। अब 5वें नंबर पर चलिए हम लोग देखते हैं मिनरल्स, और इसका नाम है खनिज लवण। तो नेक्स्ट इज हमारा मिनरल्स, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खनिज लवण। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है मैक्रो मिनरल्स और दूसरा होता है माइक्रो मिनरल्स। एक ज्यादा मात्रा में जिसकी जरूरत होती है और एक जिसका की कम मात्रा में जरूरत होती है। तो मिनरल्स क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, मैक्रो मिनरल्स एंड क्या नाम है, माइक्रो मिनरल। मैक्रो माने बड़ा, ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और माइक्रो माने जो कम मात्रा में चाहिए, जैसे ज्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे देखिए कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो है ये ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि इससे बोन्स बना है, हमारा टीथ बना है, हड्डियां बनी हमारी इससे, है ना, इससे हमारा दांत बना। और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रक्त को थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो थ्रोम्बोसिस की प्रक्रिया होती है ना, फाइब्रिन से फाइब्रिनोजन होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में ये 1% कैल्शियम की आवश्यकता होती है, वहां पर 1% कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। तो दिस इज कैल्शियम, और इसकी कमी हो जाने से कई सारी बीमारी हो जाएगी, बोन कमजोर हो जाएगा, दांत कमजोर हो जाएगा, खून नहीं जमेगा। पर इससे रिलेटेड इस तरह का बीमारी कोई नाम नहीं होता है अलग से कि बाय नेम वाइज पूछे, ऐसा नहीं होता। इसका सिंपल सा फंक्शन है, और वो फंक्शन में अगर कोई कमी हो जाए तो उससे प्रभावित होता है दिस कैल्शियम। कैल्शियम हमारे कई सारे खाने में मिलते हैं, गेहूं में मिलता है सबसे ज्यादा, व्हीट में जितना भी हम अनाज खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा गेहूं में मिलता है कैल्शियम, व्हीट में मिलता है सबसे ज्यादा, व्हीट के बाद मिल्क में मिलता है, दूध में मिलता है कैल्शियम, कई प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है। इसके जो सोर्स हैं वो ये रहे, व्हीट, मिल्क, इन सब से मिलता है।
दूसरे नंबर पर है जिसका नाम है फास्फोरस। ये बल्क में चाहिए फास्फोरस। देखिए फास्फोरस का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन्स में इसका जरूरत पड़ता है। बोन्स के रूप में जितना भी फॉस्फेट है ये फॉस्फेट में चाहिए, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट है तो फॉस्फेट इसमें जरूरत पड़ता है। इसके अलावा जो हमारा डीएनए आरएनए है, तो डीएनए और आरएनए के निर्माण में जैसे आपने सुना होगा शुगर बेस फॉस्फेट, तो शुगर बेस फॉस्फेट में तो डीएनए और आरएनए, तो हमारे निर्माण में, हमारे शरीर में इन मिनरल्स का बहुत ज्यादा रोल है। तो डीएनए के निर्माण में, आरएनए के निर्माण में इसमें इस फॉस्फेट का रोल है। इसके बाद जो हमारा एटीपी बनता है, जो एनर्जी करेंसी है जिसको कहते हैं ऊर्जा, अगर फॉस्फेट नहीं होगा तो हमारा जो ये एटीपी बनने की प्रक्रिया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो नहीं बनेगा। तो ये बड़ा ही वाइटल हमारा क्या नाम है कि मिनरल्स हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। इसके बाद जैसे आप देखिए हमारा तीसरा नंबर पर है जिसको कि हम कह सकते हैं तो कैल्शियम फास्फोरस। इसके बाद जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, तो ये मैग्नीशियम जो है ये मसल्स के निर्माण में हेल्प करता है, मसल्स फॉर्मेशन में निर्माण करता है, मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। बल्क मात्रा में चाहिए, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम। जो हमारा जो आपका जो राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस, तो राइबोसोम्स का जो दो सिरा होता है, एक छोटा और एक बड़ा, इस दोनों सिरा के को बनने में जो 30S और जो ये 50S है, इन दोनों को बाइंडिंग करके रखने का काम मैग्नीशियम करता है। तो राइबोसोम का फंक्शन राइबोसोम के निर्माण में, और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करता है राइबोसोम। इस तरीके से अब मान लीजिए कि जैसे दूसरे नंबर पर है जिसको हम लोग कह सकते हैं नेक्स्ट, दूसरा मतलब फोर्थ नंबर पे जिंक। जिंक का कई काम है, जैसे कि एक बात, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि एक तो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है, इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में जिंक का बहुत ज्यादा रोल है। स्किन में ग्लो वगैरह करने का काम ये जिंक ही करता है। तो जिंक का भी बड़े सारे मसल्स के बाउंडेशन में इसका काम है। इसके अलावा जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज है, इसका काम है। कोबाल्ट है, जैसे अभी आपने देखा था कि कोबाल्ट विटामिन B12 के निर्माण में मदद करता है, एंड विटामिन B12 जो है नर्वस फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये जैसे कि अभी आपने देखा ये जिंक है, सॉरी जिंक का स्पेलिंग थोड़ा गलती होगी, ये जिंक है, जिंक के बाद मैग्नीज है, कोबाल्ट है। इसके बाद जैसे कि हम लोग नेक्स्ट जैसे देखिए कि सोडियम है, तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट है कि तो जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा सोडियम है, ये हमारे नर्व के फंक्शन को कंट्रोल करता है, नमक से मिलता है सोडियम, नर्व फंक्शन को कंट्रोल करता है। पोटेशियम है, ये हमारे नर्व, हार्ट, किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करता है पोटेशियम। क्लोरीन, क्लोरीन हमारे कई सारे फंक्शन को, डाइजेशन के लिए, डाइजेशन को कंट्रोल करता है क्लोरीन, है ना।
तो कई सारे फंक्शन को कंट्रोल इस प्रकार से ये हमारे मिनरल्स करते हैं। इसके अलावा जैसे आयरन है, तो ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, यानी कि ब्लड का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ब्लड का निर्माण करता है आयरन। हाँ हाँ, तो ये जो है आयरन हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ब्लड का निर्माण करता है। इसकी कमी हो जाने से एनीमिया हो जाता है निश्चित रूप से। ये इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन अगर ये आयरन अगर ज्यादा हो जाए और कम हो जाए, तो आयरन का अगर यहां पर दो क्वेश्चन है, अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, और दूसरा है कि एक्सेस हो जाए। तो एक्सेस हो जाए तो बीमारी हो जाता है साइडेरोसिस, अगर इसकी कमी हो जाए तो हो जाता है एनीमिया। तो दिस इज एनीमिया, दिस इज साइडेरोसिस, ये बीमारी हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि देखिए कि मान लीजिए कि कॉपर है, तो ये जो हमारे कॉपर है, तो कॉपर जो है ये हमारे शरीर में क्या बनाता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। बंद कर लो, ये जो कॉपर है ये हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे शरीर में जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो फूड से ही हमें मिलता है। तो ये जो टॉपिक था फूड न्यूट्रिएंट्स, इससे निश्चित रूप से हर क्लास अपने आप में एक क्वेश्चन लेकर के आएगा, और ये बड़ा एरिया है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, घने हैं यहां से क्वेश्चंस। बड़ा ही जो देखने में तो लगता है कि एक क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन आया, पर इस एक क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको बहुत याद करना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो हम आपको अलग अलग क्लासेस ले रहे हैं, 12-13 क्लासेस होंगे बायोलॉजी में, 11-12-13 जो भी क्लासेस होंगे हेडिंग से, हर क्लास से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में होगा ही होगा, और 10-12 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं बायोलॉजी से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कोशिश किया आपको बताने का, लिखाने का, समझाने का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करिए, है ना। कोई दिक्कत हो जाए तो, चूंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप आज लाइव नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन जो भी है, आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पर्सनली जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए नंबर देना उचित नहीं होता है, इसलिए मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप जिस ऐप पर इसको पढ़ेंगे उनसे आप बात करेंगे तो हमारी आपकी मीटिंग हो जाएगी। अगर हम अवेलेबल रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी हर क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, और आप निश्चित रूप से इसको कवर करेंगे। अब तक आप हमको देखे, पढ़े, समझे। ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर, थैंक यू।